मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी का सरप्राइज था, क्योंकि 15 दिसंबर तक आई थिंक नो बडी फ्रॉम द टीम हैड क्लू कि तस्करी आने वाली है 2026 जनवरी में. वी ऑल हैड शॉट फॉर द फिल्म, वी एज इन द एंटायर टीम हैड शॉट फॉर द सीरीज जनवरी फरवरी 2025 में. बट ऐसा होता है कि आप शूट कुछ करते हो और फिर एक साल बाद 2 साल बाद वो सीरीज आती है. बट ऑल ऑफ अस वी वर इन एब्सोल्यूट शॉक एंड सरप्राइज कि जब हमें पता लगा दैट तस्करी इज गोइंग टू कम ऑन द 14th of January 2026. So definitely a great start to the new years. इनफैक्ट इस साल तो मैंने कोई रेजोल्यूशन भी नहीं बनाया था. आई वॉज लाइक जैसे जो होगा वो होगा. आई वॉज वेरी वेरी बिजी इन माई प्ले रिहर्सल्स. एक मराठी प्ले है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ और जिसमें मैं एक्टर भी हूँ. तो आई वॉज इन हैवी रिहर्सल्स इन दैट. और पता नहीं अपने आप ही सारे डेट्स वगैरह सब एडजस्ट होते गए फॉर प्रमोशंस, फॉर ट्रेलर लॉन्च एंड एवरीथिंग. एंड तस्करी केम इन टू लाइट विद अ बैंग. तस्करी और स्पेस जेन चंद्रयान दोनों के स्केल और जॉनर बिल्कुल अलग हैं. जी. एक्टर के तौर पर आप ये कॉन्ट्रास्ट आपके लिए कितना एक्साइटिंग था? वेल ये कॉन्ट्रास्ट लोगों को एक्चुअली बहुत नज़दीक नज़दीक लग रहा है, बट एक्चुअली आई शॉट बोथ द वेब सीरीज इन क्वाइट अ गैप. मतलब फर्स्ट 3 to 4 months आई शॉट तस्करी, उसके बाद मैंने स्पेस जेन में स्पेस जेन किया था. सो फॉर मी आई थिंक एज एन एक्टर ये दोनों कॉन्ट्रास्ट चीज़ें रिलीज होना बहुत कमाल की बात है. बिकॉज देन people get to see the range and people get to see me in different characters. बट जब शूटिंग की बात हो रही थी तब बहुत ही अलग जोन्स में शूट हुई है दोनों वेब सीरीज. बट फॉर मी व्हेन पीपल कम एंड टेल मी कि चंद्रयान की जो माधवी है वो बहुत ही सिंपल सोबर, बहुत ही सपोर्टिव वाइफ है, और जो मिताली कामत है तस्करी की वो बहुत ही धाकड़ लड़की है, बहुत कमाल का एक्शन करती है. तो आई जस्ट फील वेरी नाइस अबाउट इट. क्या हम मान सकते हैं कि आप कॉन्शियसली ज़्यादा डाइवर्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट चूज कर रही हैं? मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी आप प्रोजेक्ट चूज करते हो और कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आपको चूज करता है. तस्करी इज दैट वन प्रोजेक्ट जिसने मुझे चूज किया है. मतलब मैं किसी और रोल के लिए गई थी, बट पता नहीं क्या नीरज सर के दिमाग में आया और उन्होंने कहा कि ये मिताली कामत की स्क्रिप्ट है, ये भी ज़रा ऑडिशन कर लो. फिर उन्होंने मेरा एक एक्शन का ऑडिशन लिया एंड आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मिताली कामत. एंड पहले जो रोल था वो 6-7 days का था एंड दे वर लाइक कि नो वी वांट टू ऑफर यू a bigger role, a meteor role, and that is how Mitali Kamath मुझे मिली. And then I think then we started shooting for Mitali Kamath and it was a fun ride. यूजुअली देखा जाता है कि एक्शन फिल्म में जब बनती हैं तो एक्ट्रेसेस के रोल्स उतने मीटियर नहीं रहते हैं या बहुत ही छोटे रहते हैं, लव इंटरेस्ट दिखा देते हैं हीरो का. आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है नीरज सर की स्क्रिप्ट में जो है कंटिन्यूसली जो है ऐसी सब चीज़ें मतलब देखने को मिलता है कि वुमेन का ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रहता है, वुमेन रोल जो है बहुत अच्छे ढंग से लिखे जाते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि नीरज सर की कोई भी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी जाती है. और तस्करी इज़ लाइक अ फुल प्रूफ ऑफ दैट. बिकॉज इसमें हर किरदार जो इतना अच्छे से लिखा गया है इज़ ऑल्सो शॉट वेरी वेरी वेल. मतलब अगर आप मेरा एक्शन सीक्वेंस देखोगे इट इज़ शॉट वेरी वेरी वेल. मतलब जितना मैं रील्स वगैरह देख रही हूँ आई फील दैट मिताली कामत का जो एक्शन सीक्वेंस है या जो एंड का थप्पड़ है इट्स लाइक द हाईलाइट ऑफ मिताली कामत. तो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल कि नीरज सर ने मिताली कामत का रोल बहुत अच्छे से लिखा और वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हुआ. नीरज पांडे जी की सीरीज़ में या फिल्मों में ऐसा होता है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत एक्शन करने का मौका मिलता है. मतलब बेबी में तापसी जी का भी एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस है जो आज भी लोगों को याद है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट that I got to be a part of the Neeraj Pandey world and I could kick some serious ass in the series. जैसे आपने कहा कि एक्शन जॉनर आपने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम आपने शायद एक्शन जॉनर अटेम्प्ट किया है, तो आपके लिए स्टीरियोटाइप तोड़ना कितना इम्पोर्टेंट था? मुझे से लगता है जब कोई मेकर, कोई राइटर, कोई डायरेक्टर एक स्टीरियोटाइप लिखता है, मतलब एक स्टीरियोटाइप सॉरी आई जस्ट टेक दिस अगेन. हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब कोई मेकर, जब कोई राइटर, डायरेक्टर
नॉन स्टीरियोटाइप रोल्स लिखता है किसी भी महिला के लिए, किसी भी वुमेन कैरेक्टर के लिए, तो वो अपने आप में ही राइटिंग लेवल पे ही बहुत ही कमाल का कैरेक्टर बन जाता है. एंड आई फील अ मेकर और अ डायरेक्टर लाइक नीरज पांडे सर, राघव सर, आई थिंक वो इतना डिटेल में कोई भी किरदार लिखते हैं. यू विल नेवर फाइंड एनी ऑफ देयर कैरेक्टर्स गो टू वेस्ट. हर कैरेक्टर का अपना अपना एक जर्नी है, अपनी अपनी एक पहचान है, एंड दे डू full justice even while executing them. आप स्क्रीन पर फियर्स और स्ट्रांग लग रही होती हो, उसके पीछे का स्ट्रगल या ऑडियंस को पता भी नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि एक्टर्स का पेन अक्सर इनविजिबल रह जाता है? I think the pain stories behind the screens are for actors and for their own development. जैसे मुझे याद है कि मेरा एक्शन सीक्वेंस चल रहा था और लास्ट का शॉट था और मैंने उल्टा मुक्का मारा था और स्टंटमैन की जॉ में जाके लगा था, एंड ही वॉज अ 6 फुट स्टंटमैन. तो उनको जो जोर से लगा, मुझे भी बहुत जोर से लगा. मेरा पूरा हाथ ना ऐसे बलून जैसे फूक गया था. बट आफ्टर 15-20 मिनट्स आई हैड टू वेयर ग्लव्स एंड डू किक बॉक्सिंग. तो ये पेन आई थिंक इज समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे विथ मी. इट्स अ स्टोरी फॉर मी टू टेल माई ग्रैंड चिल्ड्रन. तस्करी के थ्रू इमरान हाशमी के साथ आपकी फर्स्ट कोलैबोरेशन है. सेट पर उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कहा जाता है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, कितना सही माना? It is absolutely true. I think Imran Hashmi, the star, the actor, is so humble, is so grounded. वो जब भी आते थे ऑन सेट, हमारी तीनों की कॉमरेडरी होना बहुत ज़रूरी थी. Is only there because Imran sir was absolutely approachable. उन्होंने हम दोनों को, who are relatively new actors in the industry, इतना comfortable किया, and hats off to his dedication. मतलब you know, पूरा दिन वो यूनिफॉर्म में रहते थे, एंड वो यूनिफॉर्म को क्रीज ना आए इसीलिए वो अलग से जाके ऐसे खड़े रहते थे. एंड मतलब इतना अच्छे से उन्होंने हम सबको ट्रीट किया है, इतना अच्छे से उन्होंने, कोई भी वॉल्स, स्टारडम की कोई भी वॉल्स नहीं थी उनके आसपास. बहुत अच्छे से बात करना, हर एक्टर को सिक्योर फील करवाना. तो आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्किंग विद इमरान सर. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नेचुरली डेवलप हुई या कॉन्शियसली वर्क करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगता है बहुत नेचुरली डेवलप हुई. एक तो डायलॉग्स भी ऐसे लिखे गए थे कि जो मिताली है वो थोड़ी सी मस्तीखोर है, एंड यू नो शी हैज़ दिस अमेजिंग कॉमरेडरी विद अर्जुन मीना, इमरान सर एंड नंदिश गुज्जर. सो उन तीनों की जो कॉमरेडरी थी वो बहुत नेचुरली आ रही थी. एक तो डायलॉग से, बिकॉज द डायलॉग्स वर रिटन ब्यूटिफुली, एंड एक तो इमरान सर और नंदिश की वजह से, बिकॉज दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग को-स्टार्स टू वर्क विद. स्पेस एंड चंद्रयान जैसे सब्जेक्ट में काम करना, जहां साइंस, एम्बिशन और नेशन का इमोशन इन्वॉल्व है, पर्सनली आपके लिए क्या मीन करता है? आई थिंक स्पेस जन चंद्रयान इज सच अ, ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा प्राउड फील करवाता है आपको, बहुत प्राइड देता है आपको, बिकॉज इट्स यू नो इससे जुड़ी सारी कहानियाँ इतनी नेशनली हमको बहुत मूव करती है. तो मुझे ऐसे लगता है नेशनली, इमोशनली बहुत हमको मूव करती है. तो मुझे ऐसे लगता है कि टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी, जहाँ पे आप इसरो के साइंटिस्ट की ह्यूमेन लेवल देखते हो, ह्यूमेन इमोशंस देखते हो, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. और you know, to explore that with a actor like Nakul, it was absolutely amazing. TVF is also very very well known to take these stories and make it emotional, make it sensitive for the people who watch it. So इसरो के साइंटिस्ट की क्या लाइफ होती होगी और क्या स्ट्रेस से उनको गुजरना होता होगा, ये सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने मिलता है, and your heart really goes out to them. वेब सीरीज के साथ साथ आप थिएटर पर भी इक्वली फोकस कर रही हैं, तो थिएटर आपके लिए सिर्फ पैशन है या क्रिएटिव ग्राउंडिंग है? आई थिंक थिएटर इज़ हम्बलिंग, थिएटर इज़ ग्राउंडिंग, और डेफिनेटली पैशन है. मुझे ऐसे लगता है कोई भी काम विदाउट पैशन कंप्लीट नहीं होता. फिर वो डांस हो, OTT पे काम करना हो, फिल्मों में काम करना हो, या फिर थिएटर हो. थिएटर के लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए होता है, एक अलग कमिटमेंट चाहिए होती है. एंड this year I was absolutely ready to do that commitment towards theatre. तो मुझे लगा कि this is the right time to produce and act in a theatre. So yeah, I'm here. महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में ट्रैवल करके प्ले परफॉर्म करना, ये एक्सपीरियंस ग्लैमर से बिल्कुल अलग है. तो आपके लिए ये जर्नी इमोशनली कैसी है? Emotionally, to connect with the जनता, the audience of Maharashtra is very very different, because वो इतना
बेहद प्यार करते हैं. मतलब अंकल आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, दे कम, आपको आशीर्वाद देते हैं बहुत. मतलब ऐसे दिल खोल के आपकी आपकी प्रशंसा करते हैं. एंड इसी के लिए आप थिएटर, इसी के लिए आप प्ले करते हो. सो द ऑल द थिंग्स दैट यू गो थ्रू, द ट्रैवल ऑफ 6, 6, 7 hours in a car, going and performing in a sleepy state, and arriving the theater and doing your rehearsals and everything, and then making your audience laugh, and then making them come to you, and they bless you. I think it's very, very special. आज जब आप एक्शन, साइंस बेस्ड ड्रामा और थिएटर सब हैंडल कर रही हो, तो क्या आप खुद को अपने करियर की मोस्ट फुलफिलिंग फेज में मानती हो? डेफिनेटली आई थिंक मैं कल ही जर्नल कर रही थी इनफैक्ट कि गॉड हैज़ बीन सो काइंड दैट द स्टार्ट ऑफ 2026 हैज़ बीन सच अ बैंगिंग स्टार्ट. और आई कैन मतलब बहुत हम्बलिंग है ये एक्सपीरियंस ऑफ तस्करी डूइंग वेल. स्पेस जेन चंद्रयान इज़ ऑन जियो हॉटस्टार, एंड प्लस मैं प्ले भी परफॉर्म कर रही हूँ. इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग बट इट इज़ वेरी हम्बलिंग. क्या आपको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा फियरलेस और एक्सपेरिमेंटल बनने का फ्रीडम दे रही है? मुझे से लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स हर एक्टर को कुछ नया ट्राई करने का मौका दे रही है. एंड आई थिंक OTT इज़ सच अ राइटर्स मीडियम. यहाँ पे आप थोड़ा डार्क, थोड़ा ग्रे शेड्स भी अगर आप लिखते हो तो भी वो एक्सेप्टेड हो जाता है. ऑडियंस एक्सेप्ट्स यू. एंड अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो देन यू फ्लरिश in a lot of arenas. जब आप पीछे मुड़कर देखती हो रीजनल सिनेमा, वेब सीरीज, थिएटर प्रोडक्शन, कौन सा फेज आपसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग ना, वो फेज़ बहुत चैलेंजिंग नहीं होता. जब आप काम नहीं कर रहे होते हो वो फेज़ बहुत चैलेंजिंग होता है. एंड फिर आपका सब टेस्ट होता है. आपका पेशेंस, आपका नेचर, आपकी EQ, इमोशनल कोशेंट, एवरीथिंग गेट्स एब्सोल्युटली टेस्टेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी एक्टर काम कर रहा होता है ना, तो दैट इज़ नॉट द टेस्टिंग फेज. द टेस्टिंग फेज इज़ व्हेन यू डोंट हैव वर्क. बॉलीवुड की बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि रीजनल सिनेमा में कंटेंट ज़्यादा अच्छा आ रहा है बनस्बत बॉलीवुड के. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कई साउथ के एक्टर्स भी कंप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ की. जैसे प्रकाश राज ने हाल ही में बोला था कि तमिल और मलयालम सिनेमा में, कन्नड़ सिनेमा में ज़्यादा अच्छे कंटेंट आ रहे हैं बनस्बत बॉलीवुड के. तो कुछ देखिए, कोई भी फिल्म या कोई भी मीडियम ना अपनी ऑडियंस को केटर करता है. अगर हिंदी फिल्मों का ऑडियंस जो है वो एक प्रकार की फिल्में देखना चाह रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि द मेकर्स आर मेकिंग दोज काइंड ऑफ फिल्म्स. फॉर एग्जाम्पल, मराठी फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी रिच इन कंटेंट, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है दे लव टू वॉच फिल्म्स विच आर डीपली रूटेड इन द महाराष्ट्रन कल्चर. तो हर कल्चर की अपनी अपनी एक, हर हेरिटेज की अपनी अपनी एक कहानी होती है, और वो कहानी देखना उन ऑडियंस को बहुत पसंद है. तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ऑडियंस को क्या चाहिए ये अगर आप उन्हें दे दो ना, जैसे धुरंधर की अगर आप बात करो तो धुरंधर बहुत फिल्म चली इसलिए क्योंकि ऑडियंस ने जाके वो देखी. अब वो राइट है, रॉन्ग है, इसमें हम ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हम फिल्म ऑडियंस के लिए बनाते हैं. अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस को वो बहुत अच्छी लगी हो, कुछ कुछ ऑडियंस को नहीं पसंद आई हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम कोई भी फिल्म, कोई भी प्रोजेक्ट हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाते हैं वो अपने ऑडियंस के लिए बनाते हैं. तो ऑडियंस जब डिफ़र करती है ना, तब फिल्में भी डिफ़र करती है. तब उनकी सब्जेक्ट्स, उनकी क्या कहते हैं, जो एक एक प्रकार का कंटेंट होता है वो बहुत डिफर करता है. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी. जैसे हिंदी फिल्में पसंद ना आए, लेकिन हिंदी फिल्म की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा कहूँगी कि तमिल फिल्में भी देखती है, तेलुगु फिल्में भी देखती है, मराठी फिल्में भी देखती है, बंगाली फिल्में भी देखती है. सो इट्स जस्ट वॉट ऑडियंस यू आर केटरिंग टू, दैट्स इट. अगर आज कोई यंग एक्टर आपसे पूछे कि लॉन्जेविटी का सीक्रेट क्या है, तो क्या कहोगे आप? मेहनत और अपने काम से बेहद प्यार और अपने काम से ऑनेस्टी. लास्ट एक थोड़ा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है कि मतलब रिसेंटली हमने एक सर्वे किया था
ग्लोबल सर्वे हुआ था जहाँ पे कहा गया था कि मतलब 1% जो है अल्कोहल की कमी हुई है यंगर जनरेशन में। मतलब यंगर जनरेशन लोग नहीं पी रहे हैं। अरे वाह, जेंजी नहीं पी रहा है, ये तो कितनी अच्छी बात है यार, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाओ, अमेजिंग। आई मीन और क्या चाहिए। मैंने इनफैक्ट ये भी देखा था कि इनके भजन क्या कहते हैं, भजन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं जहाँ पे जेंजी जाके बहुत एंजॉय करते हैं, एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग। मतलब हमारा देश जो है वो काफ़ी कमाल के लोगों के हाथ में जा रहा है। बट अक्सर कहीं ना कहीं जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी बात आ जाती है कि मतलब भाई हर चीज़ ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर आ जाती है, एंड आई डोंट थिंक दैट एट एवरी इंटरव्यू और एट एवरी क्या कहते हैं जंक्शन, आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू स्पीक अबाउट इट। एवरीथिंग कहीं ना कहीं से इधर उधर से आके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर आ ही जाता है। सो आई थिंक आई विल चूज टू काइंड ऑफ इग्नोर दिस, एंड आई विल चूज टू नॉट आंसर दिस। इट्स बिकॉज not everything has to be answered. I'm really happy that क्या कहते हैं उसको कि आप क्या कह रहे थे कि मतलब हर चीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एग्जैक्टली तो क्यों आनी चाहिए ना, हर चीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्यों आनी चाहिए। मतलब अभी मैं यहाँ अपने काम के बारे में बात करने बैठी हूँ, अब अगर आप मुझे 2 साल पहले का या 4 साल पहले का कुछ पूछेंगे तो मुझे तो याद नहीं होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हो गई है उनको छोड़ देना चाहिए, और बार 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 उन्हीं बातों को खुरेद के कुछ नहीं मिलता है ना। इस साल के बाद ऑडियंस आपको किस नए अवतार में देखने के लिए रेडी रहेगी? आई डोंट नो, आई एम जस्ट रियली होपिंग कि बहुत ही कमाल का अवतार होगा, बिकॉज द ईयर हैज स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल नाउ। तो बस एक्साइटेड हूँ मैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी कर सकूँ। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी, अगर आपने तस्करी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ग्लोबली ट्रेंडिंग है तस्करी, और बस मुझे इसी तरह प्यार कीजिए और मेरे किरदारों पर प्यार कीजिए। थैंक यू।